हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद इंडियन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। सर ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर करना है कि भाई ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी क्या, उसका बैकग्राउंड हमें क्या क्लियर होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। यस, यू नीड टू क्लियर। तो इंडियन इकोनॉमी, सर जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए, एट दैट टाइम हमारी इकोनॉमी के हालात क्या थे? बुरे नहीं, बहुत बुरे हालात थे। ऑनेस्टली बहुत बुरे हालात थे, लेकिन उनको समझना जरूरी है। वी नीड टू क्लियर द पॉइंट्स। यस, इस क्लास के अंदर हम वो सारी चीजें आपको ऑन टिप करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टू क्रैक द पेपर विद गुड मार्क्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल वाज टू रिड्यूस आवर कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि भाई ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज करने का पर्पस हमारी कंट्री को डेवलप करना नहीं था। तो आप में से कोई भी प्लीज उनको गाली मत देना यार, सॉरी टू से। अगर आप किसी को रूल कर रहे हो तो आप उसको डेवलप थोड़े ना करोगे यार। अगर वो डेवलप हो गया तो आपसे रूल होगा ही नहीं। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपकी एक शॉप है, उस पर लेबर काम करती है, आप उसको ठीक है ट्रेन करोगे काम के लिए, लेकिन इतना ट्रेन नहीं करोगे वो आपको रिप्लेस कर दे। तो वही ब्रिटिशर्स ने किया, वो यहाँ आए थे, हमारे इकोनॉमी को सिर्फ एक फीडर इकोनॉमी बना दिया उन्होंने कि सिर्फ फीड करें हमें, दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए था उनसे। Here we come to the major point. The condition of Indian economy on the eve of independence. सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर जीरो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप बोलते तो जीरो अगर कंपेयर करूं तो 0.2% बाय के एन रॉ जो डिफाइन किया गया, हमें एक्सप्लेन किया गया, उसको बताता है कि भाई ये हालात है हमारी इकोनॉमी के। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो पूरी तरह से सिर्फ एक फीडर का काम कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि वो वहां से क्या करता था, यहां से कच्चा माल जाता था और वही माल फिनिश बन के इंडिया में आता था जिसको लिया जाता था। तो लोगों का थॉट प्रोसेस भी पूरी तरह से डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट आपको ऑन टिप होना चाहिए, दैट्स अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप इट्स बीन क्लियर। अगर एक्सप्लेनेशन याद रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। यू विल गेट द शॉट फॉर दिस टॉपिक। कम टू नेक्स्ट वन। क्या था? बैकग्राउंड एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज बैकवर्ड एग्रीकल्चर? बैकवर्ड एग्रीकल्चर, यस। एग्रीकल्चर पूरी तरह से बैकवर्ड था, कुछ भी नहीं था। आप बोलते हो सर डेवलप होगा, यार पहली चीज पे आओ ना वापस। दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी फीड इकोनॉमी। तो क्यों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे? तो रीजन आया है यहाँ पे पास बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू नंबर 1 लैंड टेन्योर सिस्टम। सर लैंड टेन्योर सिस्टम था, अब ये शॉर्ट नोट्स में आपको याद होना चाहिए। व्हाट डज मीन लैंड टेन्योर? जमींदारी सिस्टम, महावारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये सारे के सारे किसका पार्ट है? लैंड टेन्योर सिस्टम का। सर यहाँ पे बेसिक पर्पस था कि ब्रिटिशर्स को आपसे टैक्स कलेक्ट करना था। अब वो खुद तो जाएंगे नहीं, उनके जमींदार अपॉइंट कर दी। अब जमींदार रोयतवारी करे, महेशवारी करे, उसकी मर्जी। उनको एक टाइम पे उनका टैक्स चाहिए था। अब यहाँ पे कमाने वाले बन गए जमींदार, जो टैक्स लेते बहुत मोटा और आगे गवर्नमेंट को देते टैक्स की फॉर्म में जितना उनको चाहिए था। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पेपर के अंदर। देन वी हैव क्या था? फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर था फोर्स था, मतलब उसको कमर्शलाइज किया गया था कि जो बनेगा वो बेचा जाएगा, तो आपके कंजम्पशन के लिए नहीं होगा, मतलब जो भी बना उसको बेच दिया जाएगा। कमर्शलाइजेशन तो भाई बाहर जो चाहिए था उसको बनाया था। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिगो की खेती की जाती थी बिहार चंपारण में। दैट्स अ कमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर पूरी तरह से। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, पार्टीशन ऑफ कंट्री से एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा पूरा। जो मेन फर्टाइल लैंड था पाकिस्तान चला गया, तो आपने कहा सर बैकवर्ड तो था ही कंट्री, वो ऊपर से क्या हुआ, सोने पे सुहागा, ये हुआ कि जो फर्टाइल लैंड थी वो आपने दे दी वहां पे। इंडिया में खाली पंजाब और हरियाणा जो फर्टाइल लैंड के वाला था। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रहना चाहिए। कम टू नेक्स्ट वन, कहता लेस डेवलप इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर नहीं था हमारे पास, वी डोंट हैव एनी शॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। आप बोलते हो सर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे पैसा क्यों लगाएगी, वहां कैपिटल गुड्स हैं यार, उस पर बहुत मोटा खर्चा होता है।
तो no one been interested in investing the capital goods industry. So the less developed industry sector, decline of Indian handicraft. वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा शेयर अराउंड 28% हुआ करता था इन मुगल्स एम्पायर. यस, एट द टाइम मुगल्स इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 28% था, जो यहाँ पे जीरो लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे. और अभी जब ब्रिटिश आए थे तब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी. उन्होंने उसको तो पूरी तरह खत्म कर दिया. दे डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो उसका इंपैक्ट आया, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर थी, जिस पे पैसा चाहिए था और गवर्नमेंट लगाना चाह नहीं रही थी. एंड देन लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के ऑपरेशन बिल्कुल लिमिटेड थे, किसी तरह का कोई भी फेज नहीं दिया गया जहां आप लिमिटेड ऑपरेशन बोलते हो किसके, पब्लिक सेक्टर. तो गवर्नमेंट कहीं भी इंडल्ज नहीं कर रही थी अपने आप को. एंड द लास्ट, डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ सिस्टम्स. टैरिफ सिस्टम, बाहर से कोई चीज आएगी तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, यहां से कोई चीज आएगी कोई टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स होगा, चीज बाहर दे दी जाएगी क्योंकि जाने ब्रिटिश में. तो दिस इज डिफरेंशिएट टैरिफ सिस्टम्स. आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आप लोग साथ में लिख रहे हैं. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर. दैट इज अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड. सो फॉरेन ट्रेड, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसका फॉरेन ट्रेड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी सर. प्रॉब्लम क्या होगी कि ना, ये जो फॉरेन ट्रेड था वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा था. रीजन, गेट दिस हियर. कहता अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. आप थे, आप मतलब हम इंडियंस, हम लोग एक्सपोर्टर थे. किसके एक्सपोर्टर थे सर? हम माल भेजते थे. कौन सा माल भेजते? कच्चा माल भेजते थे. और वहां से क्या खरीदते थे? बनी बनाई चीजें लेते थे. तो कहां से ग्रोथ होगी यार? पॉसिबल ही नहीं है. तो पहला पॉइंट हमारा था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. नंबर 2, ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड. सारा का सारा फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो मोनोपोली थी वो ब्रिटेन की थी. तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू डू बेस्ट फॉर देयर ओन कंट्री, नॉट फॉर यू. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ. ये पूरी तरह से एक ड्रेन था इंडिया के वेल्थ का, जो सीधा जा रही थी कहाँ? ब्रिटिश के पास. तो यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज इट पॉसिबल. जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर. हियर वी आर. अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड हो गया हमारा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास, दैट इज क्या था? एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशंस. सर एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी. डेमोग्राफिक कंडीशन आप बोलते हो अलग अलग एरियाज में, जैसे कि टेक एन एग्जांपल, हाई डेथ रेट. इंडिया में डेथ रेट बहुत हाई था. That was around 40 out of 1000. तो पहला पॉइंट, death rate was very high. Second, high infant mortality rate. That was 18 out of 1000. Then mass literacy. सर mass literacy थी around 83%. इंडिया में लोग अनपढ़ थे. And then jump to the next part. That is low life expectancy. Life expectancy भी सिर्फ 32 years थी at the time of Britishers left India. And the last, not the least, is low standard living. Lower standard living पूरी तरह से नीचे था. Normally they spend 80% of their income on 9% of things. मतलब जो दिखावा या चीज़ों को शो करना, उस पे 80% इनकम खर्च करते थे अपनी. तो स्टैंडर्ड लिविंग डेफिनेटली अच्छा नहीं हो पाएगा यार. जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. दैट इज रियली गोइंग टू वर्क फॉर यू. इट इज अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के बढ़ने के पीछे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो कंट्री डेवलप नहीं हो सकती. और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड फॉर नथिंग था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया. हियर वी हैव द पुअर हेल्थ, रोड्स, एजुकेशन. सर काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करनी थी. ना तो हेल्थ ठीक थी, रोड्स बिल्कुल नहीं बनी थी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन कुछ भी ठीक नहीं था. तो क्या ब्रिटिशर्स सब कुछ खराब ही करके गए? नहीं यार, कुछ देके गए थे, पॉजिटिव भी देके गए थे आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करता है कि आप उसको कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है. उसके लिए आपको ऑन टिप होनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप उन पर काम कर पाओ. सो हियर वी हैव द मेजर पॉइंट. कहता है सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स. ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी थे. जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास आता है रेलवेज. रेलवेज देखेंगे ब्रिटिशर्स, जो आज भी इंडिया उसको फॉलो कर रही है.
पोर्ट्स, पोर्ट्स चाहिए थे उनको, बंदरगाह जिनको आप बोलते हो आप, पोर्ट्स बनाए क्योंकि उनको यहाँ से वहाँ माल लेके जाना था, तो पोर्ट्स बनाने थे, तो हमारे लिए पॉजिटिव हुआ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, अगेन दिस वाज बीन डन फॉर देमसेल्फ, बट डेफिनेटली हमें हेल्प किया। अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया उन्होंने, जो पार्लियामेंट अभी बदली है वो वही बना के गए थे। एंड देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन क्रिएट किया, ब्रिटिशर्स करके गए वो। एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को भी लेके आने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। तो दिस इज a small effort from my side to clear the concept of Indian economy on the eve of independence. I hope concept clear होगा, और अगर कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।